हम में से काफी लोग एस्पायर करते हैं कि हम एक बड़ी गाड़ी ले, ऊंची गाड़ी ले, एसयूवी होनी चाहिए, बट कभी कभार बजट हमारा साथ नहीं देता है। तो अगर आपका बजट एक प्रीमियम हैचबैक लेने का है, पर आपको लगता है नहीं यार, थोड़े और पैसे बढ़ा के अगर मैं एक एसयूवी या ऊंची गाड़ी ले सकता हूं तो ज्यादा मजा आने वाला है। सो इन दैट केस आपके लिए शायद मारुति की तरफ से जो गाड़ी आई है फ्रॉन्क्स, वो सही चॉइस बन सकती है। आज के इस एपिसोड में हम ये सारी चीजें पता करेंगे और साथ ही में आपको बताएंगे कि वाकई में आपको फ्रॉन्क्स लेनी चाहिए या नहीं। फुल वीडियो आपको मोटर ऑक्टेन पे देखने मिलेगा, तो देखते रहिए मोटर ऑक्टेन। बिना समय बर्बाद किए लेट्स गो। अब पहले समझते हैं कि एसयूवी क्या होती है। हम में से काफी लोग कहेंगे कि गाड़ी का अगर ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ा दिया, ऊंचा बैठ गए उस गाड़ी के अंदर, तो वो एसयूवी होता है। कुछ लोग कहेंगे ना भाई ना, जब तक वो 4x4 नहीं हुई, ऑल व्हील ड्राइव नहीं हुई, वो एसयूवी नहीं होगी। अगर मैं पहले के लॉजिक से जाऊं तो बहुत सारी गाड़ियों को हम एसयूवी बोल सकते हैं। तो फिर उसका ग्राउंड क्लियरेंस हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि क्या ग्राउंड क्लियरेंस होना चाहिए जिससे वो एक एसयूवी कहा जाए। खैर, देयर इज नो सच पैरामीटर एट द मोमेंट, बट अब अगर आप फ्रॉन्क्स को देखते हैं तो इसको 190 की ग्राउंड क्लियरेंस आती है ओवरऑल। इस गाड़ी का जो स्टाइलिंग दिया गया ना, फ्रंट से इन्होंने एकदम एसयूवी लुक देने की कोशिश की गई है। तो मारुति ने हाल ही में अपनी ग्रैंड विटारा इंट्रोड्यूस की थी, और जब आप फ्रॉन्क्स का फ्रंट देखते हो आप बोलोगे अरे ग्रैंड विटारा, नहीं 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 नहीं, तो फ्रॉन्क्स है। सो ऐसे काफी बार आपको होगा कि एकदम ग्रैंड विटारा का फ्रंट दिया हुआ है, जिस वजह से इसका रोड प्रेजेंस जो है ना काफी बढ़ जाता है। बड़ी सी ग्रिल है सेंटर में, बीच में आपको क्रोम का पट्टा है जैसे आपको आता है इन द ग्रैंड विटारा ऑल्सो। फिर आ जाती है आपकी हेडलैम्प, 3 पार्ट्स है उसमें, 2 लाइट्स आपकी लो बीम है, हाई बीम आपकी तीसरी लाइट बन जाती है। सो ओवरऑल आपके पास यही एलिमेंट्स दिए हुए हेडलैम्प में। आपके पास नीचे कहीं पे भी फॉग लैंप नहीं दिया हुआ है इस गाड़ी के अंदर। और आप देखोगे कि फ्रंट में आपके पास सुजुकी के बैच के नीचे एक कैमरा दी हुई है। अब जब आप इस गाड़ी के साइड की तरफ बढ़ोगे आपको यहाँ पे बलेनो की रिजेम्बलेंस क्लियरली दिखाई देगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये गाड़ी बलेनो पे बनाई गई है तो इस वजह से साइड से आपको बलेनो की स्टाइलिंग दिखाई देगी। जैसे i20 एक्टिव आती थी, जैज WRV का रिलेशन है, वैसे ही फ्रॉन्क्स और बलेनो का भी उसी तरीके का रिलेशनशिप है। 16 इंच के व्हील आते हैं। मुझे इसका एलॉय व्हील का डिजाइन काफी पसंद आया, बहुत ही प्यारा लगता है एंड इट डज क्लियरली स्टैंड आउट। और इन्होंने इसको बलेनो से अलग करने के लिए आप नोटिस करोगे कि काफी सारी क्लैडिंग दी हुई है गाड़ी पे, और साथ में आपको रूफ रेल्स भी मिल जाते हैं यहाँ पे, जो इसे कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि हाँ गाड़ी अलग लग रही है। उसी के साथ मिरर जो है सेम बलेनो वाला है, और आपको मिरर पे भी कैमरा दिया हुआ है विच इंडिकेट्स कि इस गाड़ी के अंदर आपको 360 कैमरा दिया हुआ है। अब डोर हैंडल्स जो है इसमें आपको क्रोम वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ है, काफी सिंपलिस्टिक डोर हैंडल्स दिए हुए हैं। आपको पैसिव एंट्री का बटन भी यहाँ पे मिल जाता है। अब रियर पे जाने से पहले आपको दिखा दूं कि ये एक और एक एलिमेंट है जहां पे काफी काम किया गया है, ये काफी अलग लग रहा है। एंड मारुति की जो डिजाइन टीम है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया इस गाड़ी के डिजाइन पे। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट डिजाइन मारुति कार्स ऑफ लेटली अगर मैं बोलूं तो मेरे हिसाब से फ्रॉन्क्स है। हाँ, साइड पे थोड़ा और चीजें किया जा सकता था जिससे बलेनो से ये थोड़ी और अलग लगे, बट आई स्टिल से सो फार बहुत अच्छा काम किया। आपके पास यहाँ स्पॉइलर आ जाता है, एंड जो टेल लैम्प्स है इस गाड़ी के, जो कनेक्टेड लुक है इसका, बहुत ही प्यारा लगता है। आई थिंक दीज आर वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग टेल लैम्प्स। अगर आज मुझे एक गाड़ी चूज करनी है जिसका इस प्राइस पॉइंट में और कहना है इसके टेल लैम्प्स बहुत जबरदस्त है, फ्रॉन्क्स उनमें से सबसे आगे रहने वाली है। इवन जो इसका लोअर पार्ट है जहां आपके रिफ्लेक्टर्स ऐसे पतले से लंबे दिए हुए हैं और एक सॉर्ट ऑफ डिफ्यूजर लुक दिया हुआ है, तो ये सारे एलिमेंट्स इस गाड़ी के काफी अच्छे लग रहे हैं और सॉर्ट ऑफ इसको एक स्पोर्टी बैक लुक लग रहा है यहाँ पे। अब अगर आप इसकी बूट स्पेस देखते हैं तो ओवरऑल
अच्छी खासी है। 5 लोग अगर एक सफर पे जाते हैं कहीं पे भी, तो उनका सामान यहाँ बैठ जाएगा, ज्यादा इशू नहीं आने वाला है। अब इसमें जो स्पेयर टायर आता है वो भी 16 इंच का आता है, सेम साइज का आता है। फर्क ये कि इसमें आपको बाहर अलॉयज है, और जो स्पेयर टायर है उस पे कॉस्ट कम करने के लिए उन्होंने रेगुलर स्टील व्हील दिया हुआ है, उस पे आपको अलॉय नहीं आता। चलो अब जाते हैं गाड़ी के अंदर और बताते हैं क्या क्या यहाँ अलग है। अब अगर आप फ्रॉन्क्स के इंटीरियर देखते हैं, ये बेस्ड है ऑन द बलेनो इटसेल्फ, तो यहाँ पे सिमिलैरिटीज दिखेगी। ब्लैक एंड ब्राउन कलर के इंटीरियर्स है। डैशबोर्ड अगर आप देखते हैं तो हार्ड प्लास्टिक, इवन जो ब्राउन एलिमेंट्स है वो भी हार्ड प्लास्टिक्स ही है। टच एंड फील ऑफ मटेरियल्स अच्छा खासा है। बिल्ड क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक्स इज डिसेंट, नॉट द बेस्ट, नॉट द वर्स्ट, मिड लेवल है एकदम। ओवरऑल टच एंड फील भी ठीक ठाक ही है। अब अगर आप टॉप एंड मॉडल लेते हैं, जैसे ये वाला है अल्फा, तो आपको स्टीयरिंग व्हील पे लेदर रैप मिलेगा। आपको जो टच पॉइंट्स है आपके, वो सारे सॉफ्ट ही रहने वाले, क्योंकि आपके पास जो आर्मरेस्ट है वहां पे लेदर दिया हुआ है, जो आपका डोर पैड है वहां पे लेदर दिया हुआ है। सो ओवरऑल ड्राइवर जहां हाथ लगाने वाला है मेजरली, वो सॉफ्ट टच पॉइंट्स है। अब इसकी अगर आप सीट देखते हैं तो ये काफी चौड़ी है। इसपे साइड सपोर्ट भी अच्छा खासा मिल जाता है, एंड हेडरेस्ट को भी या हेड रिस्ट्रेंट को भी अच्छे से डिजाइन किया हुआ है, जिसपे आप कंफर्टेबली बैठ के जा सकते हैं। इररिस्पेक्टिव कि आप पतले हैं चौड़े हैं, डजंट मैटर, आप कंफर्टेबली बैठ के जा सकते हैं। अब अगर आप इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखते हैं तो ये कंप्लीटली एनालॉग है। बीच का पार्ट जो ड्राइवर इंफॉर्मेशन है वो डिजिटल है, जिसमें आपको सारी चीजें आ जाती है जो आप एक एक करके देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका टॉर्क, पावर, फिर आपका माइलेज, तो ये सारी चीजें आप इस पे एक एक करके देख सकते हैं। हेड्स अप डिस्प्ले आ जाता है। हेड्स अप डिस्प्ले पे भी काफी सारी चीजें आ जाती है, जैसे अगर आप एसी टेम्परेचर भी चेंज करते हैं तो हेड्स अप डिस्प्ले पे आ जाता है। तो काफी सारे फीचर्स आपको हेड्स अप डिस्प्ले पे आ जाते हैं। और अगर आपकी कार चल रही है तो आप हेड्स अप डिस्प्ले को ऑन और ऑफ या एडजस्ट नहीं कर सकते। टच स्क्रीन सिस्टम है 9 इंच का ऑन द टॉप एंड अल्फा। लोअर वेरिएंट्स जैसे जाएंगे आप, आपकी स्क्रीन की साइज छोटी हो जाएगी। और जो टॉप एंड अल्फा है उस पे आपको अकमीज का म्यूजिक सिस्टम स्पीकर्स भी मिल जाते हैं, जो एक रेगुलर स्पीकर से ज्यादा बेटर ऑडियो क्वालिटी देते हैं। एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों वायरलेस है इसमें। इसमें 360 कैमरा भी है जो बहुत अच्छी क्लैरिटी भी देता है। अब आप जानना चाहोगे और क्या क्या फीचर्स है इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, तो सेफ्टी फीचर्स में 6 एयरबैग्स, एबीएस प्लस ईबीडी, द लिस्ट इज प्रीटी मच, मैं आपके साथ पूरी शेयर कर दूंगा, जिससे आप सारे फीचर्स एक साथ देख सकते हो। लेकिन अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो वो डिसेंट इनफ है। ओवरऑल बलेनो जब पहले आई थी 2015 में, उसकी बिल्ड क्वालिटी इतनी अपीलिंग नहीं थी। हावेवर हाल ही में मारुति ने इसकी बिल्ड क्वालिटी पे काम किया है, शीट मेटल को थिक किया है, थोड़ा काफी चीजों पे काम किया गया था, जो डिफरेंस महसूस होता है। तो अगर मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात कर लूं तो पहले से बेटर है, बट इज इट द बेस्ट? आई डोंट थिंक सो येट। वहां पे काम करने की जरूरत है अभी भी। तो ग्लोबल एनकैप ने ये प्लेटफॉर्म को जो टेस्ट किया है हार्टेक, इसका मतलब बोलते हैं ना, इमेज इतनी अच्छी नहीं रही है, क्योंकि अभी तक सारी गाड़ियों को 0, 1 या 2 स्टार्स आए हैं। अर्टिगा केवल एक गाड़ी है इस प्लेटफॉर्म पे जिसको 3 स्टार रेटिंग मिले। सो इस वजह से ये प्लेटफॉर्म की फिलहाल जो है नाम इतना अच्छा नहीं है, अगर मैं क्रैश टेस्ट में रेटिंग की बात करूं फ्रॉम ग्लोबल एनकैप। वैसे इस गाड़ी में आपको वायरलेस चार्जर भी आता है, और फ्रंट पैसेंजर्स के लिए 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट है, एक यूएसबी पॉइंट है। स्टोरेज के लिए डोर पैड में आपके पास बॉटल रखने की जगह है, आपके पास आर्म रेस्ट है जो स्लाइड भी होता है, बट बहुत ज्यादा जगह नहीं है इसके अंदर। ग्लव बॉक्स की साइज भी डिसेंट इनफ है। अब जाते हैं बैक सीट पे बताने क्या दिया गया फॉर योर पैसेंजर्स। बैक सीट पे अगर आप यहाँ के बैठते हो, आपके पास अच्छी खासी नी रूम है। हेडरूम भी डिसेंट इनफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट आ गए इस गाड़ी के अंदर, जो बलेनो नहीं ऑफर करती। और साथ में आपको मिल जाता है एक सेंटर सीट बेल्ट जो 3 पॉइंट है, तो जिससे जो बीच में बैठेगा उसको भी इक्वली उतनी ही सेफ्टी मिलेगी। ओवरऑल आपके पास थाई सपोर्ट भी डिसेंट इनफ है। तो अगर आप पीछे बैठ के जा रहे हो, सीट्स कंफर्टेबल है, बट एक एरिया जहां काम किया जा सकता है वो है सीट का रिक्लाइन, क्योंकि सीट काफी अपराइट है। तो इस वजह से थोड़ा कंफर्ट आपको कम फील होगा अगर आप एक लंबे सफर पे जा रहे हो। हल्का सा और सीट रिक्लाइन होता तो आप काफी कंफर्टेबली बैठ के लंबे सफर पे जा सकते हो। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, जो सेडान रहती है उसमें रिक्लाइन काफी ज्यादा रहता है। एसयूवीज एंड हैचबैक्स में थोड़ा कम रिक्लाइन दिया जाता है। अब इस कम रिक्लाइन की वजह से आपको थाई सपोर्ट में मेजरली थोड़ा प्रॉब्लमैटिक फील होगा,
वरना अगर थोड़ा रिक्लाइन ज्यादा होता आपका थाई सपोर्ट एक्चुअल में सफिशिएंट है। अब पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स को मिल जाते हैं एसी वेंट्स, 2 चार्जिंग पॉइंट्स, एक यूएसबी और एक टाइप सी, और इधर आर्म रेस्ट नहीं आता है अब, तो वो मिसिंग है। एंड डोर पैड में स्टोरेज है आपके पास, पीछे सीट के पीछे स्टोरेज दी हुई है। सो ओवरऑल स्टोरेज स्पेसेस अच्छे हैं। एक चीज जो हम जनरली नहीं कवर करते हैं, आई थिंक एक अच्छा फीचर है, वो है इसका यूवी कट ग्लास, क्योंकि इस वजह से गाड़ी के अंदर ज्यादा धूप नहीं आती है, जो आपके कैबिन को ठंडा भी रखती है क्वाइट इजीली। अब चला इस गाड़ी को। ऑलराइट गाइस, अब गाड़ी चलाने की बारी। इसमें आपको 2 इंजन ऑप्शन आते हैं, एक 1.2 आता है और एक 1 लीटर टर्बो पेट्रोल आता है। जो टर्बो पेट्रोल है वो ज्यादा महंगा है, और अभी हम उसका मैनुअल वर्जन चलाते हैं जो आता है विद 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। सो ये एक 3 सिलेंडर इंजन है, और इसकी ओवरऑल एक्सेलरेशन अगर आप कंपेयर करेंगे टू द 1.2 लीटर तो ऑफकोर्स ज्यादा बेटर है। पर इस गाड़ी का जो पिकअप है, आपको फर्क दिखाई देगा जो परफॉर्मेंस में, वो मेजरली हाईवे पे ही पता चलेगा। हाँ, ये ज्यादा बेटर परफॉर्मिंग है देन अ 1.2 लीटर इंजन, क्योंकि इस गाड़ी में आपको टर्बो पेट्रोल आता है। टर्बो इंजन जो है वो आपको 2000 आरपीएम के बाद अपना एक्चुअल परफॉर्मेंस देता है, वरना उससे पहले थोड़ा कम पावर देता है। अब इससे मैं आपको बताता हूँ मैं क्यों कह रहा हूँ कि सिटी में आपको ज्यादा फर्क नहीं पता चलेगा। अब मान लीजिए मैं गाड़ी चला रहा हूँ शहर के अंदर, मैं अपनी स्पीड ड्रॉप कर देता हूँ टू अबाउट 20। अब यही अगर 1.2 साइज की इंजन थी जो आती है मारुति की बलेनो में, उसमें एक्सीलेटर दबाऊंगा तो वो बहुत ही तुरंत पिकअप दे देती है 3rd गियर में। वेराज इस गाड़ी में थोड़ा स्ट्रगल है, थोड़ा पावर कम है, जब तक वो 2000 आरपीएम तक नहीं पहुंचता है वो एक थोड़ा हेजिटेंसी दिखाती है कि यार नहीं नहीं इतना पिकअप नहीं है, मैं खींच लेंगे हम लोग, बट उतना अच्छे से हम नहीं खींच पाएंगे। तो काफी लोग इसे कहेंगे टर्बो लैग इन वेरी सिंपल वर्ड्स, बट ये उसका एक्चुअल मीनिंग है। सो इस गाड़ी की ड्राइवेबिलिटी जो है ना वो डिसेंट इनफ है। तो अगर आप ज़्यादा शहर के अंदर चलाते हो, मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप ऑटोमेटिक की तरफ ज़्यादा जाइए। ये 6 स्पीड ऑटोमेटिक इस गाड़ी में आता है, इसमें पैडल शिफ्टर्स भी आते हैं, तो ओवरऑल आपके शिफ्ट जो है ज़्यादा स्मूदर रहेंगे, आपको ज़्यादा गियर शिफ्ट करने की दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आपको मैनुअल ही लेना है, इसका 1.2 लीटर मैनुअल ही लीजिए, बट अनफॉर्चुनेटली वो टॉप के जो 2 वेरिएंट्स है उसमें मैनुअल आपके लिए अवेलेबल नहीं कराया गया। ड्राइव क्वालिटी गाड़ी की बहुत अच्छी है, यहाँ पे मेरी कोई कंप्लेन है ही नहीं, बहुत अच्छे से गाड़ी चलती है। इवन ऑन बैड रोड्स मुझे कभी स्ट्रगल नहीं हुआ कि यार काश ये गाड़ी और बेटर चलती ऑन बैड रोड्स और समथिंग, तो वो सब एरियाज का मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए अगेन स्ट्रगल हो रहा है गाड़ी को टू पिक इट अप। अब जैसे ही हमारा ऑलमोस्ट 2000 पार हो गया, द कार स्टार्टेड टू मूव क्विकली। सो ये एक क्लियर डिफ्रेंसिएशन आ जाता है जब टर्बो किक इन होता है। टर्बो किक इन होने से पहले जो इसका टॉर्क है, जो पावर है, वो काफी आपको मेहनत की जरूरत पड़ जाती है। अब तो गाड़ी खाली है, 2 ही लोग बैठे हैं, पीछे कैमरा मैन है, मैं यहाँ बैठा हूँ, और अगर और 2 लोग बैठ जाते तो स्ट्रगल और एविडेंट यहाँ हो जाता था। सो ये चीज है, वरना देयर इज नथिंग टू कंप्लेन अबाउट परफॉर्मेंस, ड्राइव क्वालिटी, राइड, और इवन फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट स्टीयरिंग फीडबैक। देखिए स्टीयरिंग बहुत ही लाइट है और अच्छा खासा इसका फीडबैक भी है। एक यू टर्न भी लूंगा मैं इधर आगे से टू सी की स्टीयरिंग की रिटर्नेबिलिटी कैसी है ओवरऑल। सो यहाँ स्टीयरिंग को यूज करेंगे टू सी रिटर्नेबिलिटी, और यहाँ पे हमने गाड़ी घुमा ली एंड छोड़ दिया, सो कंप्लीटली बैक टू द सेंटर। तो स्टीयरिंग व्हील की रिटर्नेबिलिटी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लच काफी लाइट है, इवन गियर शिफ्ट काफी स्मूथ है। तो ये सारी चीजों का ध्यान दिया गया है इस गाड़ी के अंदर। वन थिंग डेफिनेटली टू हाईलाइट इज दैट अगर आप मारुति गाड़ियां पहले चला रहे हो और आप इस गाड़ी को चलाओगे, आपको इस गाड़ी का इंजन कंपेयर टू अदर मारुति इंजन नॉइजी फील होगा, और हल्की फुल्की वाइब्रेशंस भी फील होगी डोर्स में। जब भी आप डोर खोलेंगे और गाड़ी की इंजन चालू है, आपको हल्की सी वाइब्रेशंस भी महसूस होगी, बट इट्स नॉट रियली समथिंग टू वरी अबाउट। ये सब नॉर्मल है, इट्स बेसिकली हाउ द इंजन हैज बीन ट्यून्ड। एंड 3 सिलेंडर में छोटा मोटा ये रहता ही है, बट ओवरऑल 3 सिलेंडर इंजन से कॉस्ट भी काफी कम हो जाता है गाड़ियों का, विच गिव्स इट एन एडवांटेज। सो चलाने में अच्छी है, हैंडलिंग अच्छी है, राइड क्वालिटी में भी कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड पैकेज। मारुति ने इस पैकेज को बहुत अच्छे से बनाया है।
अब एक एस्पेक्ट जो आ जाता है गाड़ी का, विच इज डेफिनेटली द माइलेज। सो देखिए, हम इस गाड़ी को टेस्ट नहीं कर पाए टू द कोर की माइलेज मैं बता दूं आपको कितनी माइलेज आएगी इन रियल लाइफ कंडीशन, बट मेरे हिसाब से जो 1.2 लीटर इंजन है उसकी माइलेज लगभग 12 से 14 के बीच में होनी चाहिए, सिटी एंड हाईवे मिक्स कंडीशंस। मैनुअल एंड एएमटी में भी 5-10% का फर्क आएगा, बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं आएगा। एंड जो 1 लीटर है उसकी भी माइलेज लगभग 12.5 से 14 के बीच में ही आएगी, बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं आएगा। हावेवर 1 लीटर का जो एडवांटेज आएगा वो हाईवे पे ड्राइव करने पे आएगा, क्योंकि आपको वहाँ पे ज़्यादा टॉर्क मिलेगा, तो आप ओवरटेक उस पर ज़्यादा आसानी से कर पाओगे कंपेयर टू द 1.2। 1.2 सिटी के लिए एकदम परफेक्ट है, बट अगर आप हाईवेज पे ज़्यादा जाते हो देन 1 लीटर आपके लिए ज़्यादा सूटेबल वहाँ हो जाती है। अब अगर आप जानना चाहते हो कि ये गाड़ी ऊंची फील होती है जब आप यहाँ बैठते हो, तो नहीं, ये आपको एक नॉर्मल गाड़ी जैसा ही फील होगा यहाँ पे जब बैठे हो। साथ ही में आपको बॉनेट के एजेस नहीं दिखेंगे। अगर आप पहले बार ये गाड़ी चला रहे हो, आप पहले बार ये गाड़ी ज़्यादा नहीं चलाई आपने, आपको इस गाड़ी में गेट यूज्ड टू इट होने में समय नहीं लगेगा। हाँ, फ्रंट के जजमेंट आने में कुछ दिन लग सकते हैं, 1-2 दिन या मे बी 1 हफ्ता तक, डिपेंडिंग आपका ड्राइविंग स्किल कितना है अगर आप एक न्यू लर्नर है। ऑलराइट गाइस, अब सवाल ये उठता है कि आपको फ्रॉन्ग्स कंसिडर करनी चाहिए या नहीं। पहले वेरिएंट्स के बारे में बात करते हैं। इसमें 4 वेरिएंट्स आते हैं, जैसे आपको हर नेक्सा गाड़ी में आते हैं। तो पहला आता है सिग्मा, जो सिर्फ 1.2 मैनुअल के साथ आता है। फिर आ जाता है आपके पास डेल्टा, जो 1.2 एंड 1 लीटर टर्बो में आता है, और इनके सारे ट्रांसमिशंस भी आ जाते हैं। सो मैनुअल, एएमटी, मैनुअल, ऑटोमेटिक, चारों यहां मिल जाते हैं। फिर जीटा आता है, केवल 1 लीटर टर्बो में आता है, ये मैनुअल एंड ऑटोमेटिक दोनों में अवेलेबल कराया गया है। और चौथा जो आता है इज बेसिकली द टॉप ऑफ द लाइन अल्फा, ये भी 1 लीटर टर्बो पेट्रोल के साथ ही आता है। इसमें आपको मैनुअल एंड ऑटोमेटिक दोनों अवेलेबल कराया गया है। मेरे हिसाब से इनकी जो 1.2 लीटर इंजन है वो अच्छा खासा पावर देती है। अगर वो 1.2 इस पे ऑफर कर देते ऑन द टॉप एंड मॉडल, तो इनकी ओवरऑल प्राइसिंग में ज्यादा फर्क नहीं रहता था, विच कुड हैव बीन अ गुड डिफरेंशिएशन। पर उसका रीजन जो है बहुत ही स्ट्रेटेजिक है, जो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। फ्रॉम मारुति, ओके, नॉट फॉर द कस्टमर, फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी। एट द एंड ऑफ द डे हर कंपनी अपना बिजनेस एंगल भी देखता है। इसकी वारंटी जो है, अब मारुति जानी जाती है अपनी सर्विस के लिए, तो इस वजह से हर मारुति की तरह इस पे भी आपको 2 साल और 40,000 किलोमीटर जो पहले होता है उतनी वारंटी इसमें मिलेगी। ओके, मूविंग ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसकी प्राइस क्या है। आज जब हम इस गाड़ी को शूट करें, इसकी प्राइसिंग नहीं आई है। ओके, इस गाड़ी की अगर आपको प्राइस जाननी है तो ये कहीं ना कहीं बलेनो से थोड़ी ज्यादा रहेगी और ब्रेजा से काफी कम रहने वाली है। वो इसीलिए क्योंकि जो ब्रेजा आती है, मैं ज्यादा टेक्निकल नहीं जाऊंगा, बहुत सिंपल बताऊंगा। 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन आता है जिसपे टैक्सेशन ज्यादा है, लगभग 45% टैक्स रहता है। वेराज जो इसकी 1.2 एंड 1 लीटर इंजन आती है उस पे आपको सिर्फ 29% टैक्स लगेगा, जिस वजह से 16% टैक्स कम हो जाएगा, विच मीन्स कि ये गाड़ी काफी ज्यादा अफोर्डेबल रहेगी देन द ब्रेजा। तो ये गाड़ी की अगर आप प्राइसिंग एक्सपेक्ट करेंगे तो जो पहले ब्रेजा की प्राइसिंग आती थी डीजल में, लगभग उतनी ही पड़ेगी। सो मान लीजिए 7-7.5 से इसका बेस मॉडल शुरू होगा, और जो इसका टॉप एंड एकदम एक्सट्रीम जाएगा वो 12, 12.5 या 13 तक जाएगा। यानी कि जो मैग्नाइट टेरिटरी है वहां पे अब मारुति एंटर करने की कोशिश कर रही है विद द फ्रॉन्ग्स। जी हाँ, सो ये इनकी कोशिश रहने वाली कि हम एक नया कैटेगरी बनाए, और जिनका ज्यादा बजट नहीं जाता एकदम टॉप तक, वो ये गाड़ी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि बलेनो की प्राइसिंग 11, 11.5 ऑलमोस्ट जाती है। बट ये गाड़ी 1 लाख लगभग ज्यादा रहेगी, क्योंकि इंजन ज्यादा पावरफुल रहेगी, फीचर्स ज्यादा देगी, एंड ऑफ कोर्स वो जो लुक एंड स्टाइल एस्पेक्ट है इस गाड़ी का, जिस वजह से इसकी प्राइस थोड़ी ज्यादा बढ़ जाएगी 1-1.5 लाख से कंपेयर टू द बलेनो। ओके, मेन क्वेश्चन, क्या आपको इस गाड़ी को लेना चाहिए या नहीं। मेरे हिसाब से एक ओवरऑल पैकेज है अच्छा खासा। मैंने आपके साथ प्रोज एंड कॉन्स ऑलरेडी शेयर किए इस वीडियो में, जिससे आपको पूरी तरह क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये क्या अच्छा है क्या बुरा है। बट ओवरऑल अगर आप इसकी प्राइसिंग देखते तो ये एक अच्छा पैकेज आपके लिए बन जाता है टू कंसिडर। क्या आप बलेनो लेना चाहिए इंस्टेड ऑफ दिस?
अगर आपको ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस की इच्छा नहीं है, अगर आपको इसकी स्टाइलिंग नहीं पसंद आ रही है, तो आप बलेनो की तरफ जा सकते हो, वरना मेरे हिसाब से आपको इसको डेफिनेटली एक चांस देना चाहिए। खास करके जो लोअर ट्रिम्स है ना, जहाँ पे 1.2 लीटर का इंजन आता है, वो एरिया में ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैकेज बन जाएगा, क्योंकि काफ़ी नेक टू नेक रहेगी इसकी प्राइसिंग विद द बलेनो। और साथ ही में जो इसका रोड प्रेजेंस जो ये गाड़ी कमांड करती है ओवर द बलेनो, वो काफ़ी बढ़िया है। बलेनो थोड़ी कॉमन ज़्यादा हो गई। तो मेरे हिसाब से अगर आप मार्केट में एक प्रीमियम हैचबैक लेने आए हो, आपको एक बार इसे डेफिनेटली देखना चाहिए। लेना चाहिए कि नहीं, दैट डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट्स। आई नो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है आपके लिए कि मैं आखिर में कौन सी गाड़ी खरीदूं। मैं आपको सोल्यूशन देता हूं। अगर आप कंफ्यूज है आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, आप मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से फोन कॉल पे, जी हाँ, आप फोन पे हमारे साथ बात करके सवाल पूछ सकते हो कि क्या लूं, कैसे लूं, मेरा ये डाउट है, ये डाउट है, जिससे हम आपको पूरी क्लैरिटी लाएंगे ताकि आप गलत गाड़ी के साथ एंड अप ना करो। अब आप पूछोगे ये कैसे होता है, आपको केवल जाना है motoroctane.com/car-consultancy, वहां जाके अपने कुछ डिटेल्स फिलअप कर लीजिए एंड दैट्स अबाउट इट। आपको सिर्फ अपना कॉल टाइम बुक करना है वहां जाके। आफ्टर दैट, है ना, बहुत ही आसान। अब आपको बताता हूं उससे और आसान क्या है। उससे और आसान है मोटर ऑक्टेन को सब्सक्राइब करना। एक बार आपने हमें सब्सक्राइब कर लिया और आपने हमारे वीडियोस देख लिए ना, आपको एक्चुअल में काफी हद तक क्लैरिटी मिल जाएगी कि कौन सी गाड़ी मुझे लेनी चाहिए। हम इतने सारे रिव्यूज करते हैं, हम असली टेस्ट करते हैं, हम महा कंपेरिजन करते हैं आपके लिए, जिससे आप एज अ कार बायर को पूरी तरह क्लैरिटी मिल जाए। तो गाइज, ये था मेरा आज का वीडियो अबाउट द मारुति फ्रॉन्क्स। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया हो। अब ऐसे और वीडियोस देखते रहना है, तो देखते रहिए हमारा चैनल। मिलेंगे कल फिर से एक नए वीडियो के साथ दोस्तों। टेक केयर, लव यू गाइस, बाय।